पिछले कुछ समय से हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वैद्युत धारिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और लगभग यह अध्ययन हमने पूर्ण कर लिया है। संधारित्रों के बारे में हमने पढ़ा, उनकी धारिता विभिन्न परिस्थितियों में क्या क्या होती है, इस पर विचार किया, उनको जोड़ने में कितनी ह्रास होती है, ये हमने अंतिम आर्टिकल किया था। उसके बाद हम संधारित्र पर थोड़ी सी और बातचीत करते हुए आज संधारित्र से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और इस अध्याय को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो चलते हैं, आइए। संधारित्रों के संयोजन से संबंधित एक और तथ्य सामने आता है जो इनके संयोजन से संबंधित है। संधारित्रों का व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसे हम चित्र की सहायता से समझने की पहले कोशिश करेंगे। चित्र में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दिखाई दे रहा है। इस परिपथ में एक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी। वर्ग ए बी सी डी। इस वर्ग की चारों भुजाओं पे चार संधारित्र लगे हैं। भुजा ए बी पर C1, भुजा बी सी पर C2, भुजा सी डी पर C4 है और ए डी पर C3 है। और एक पांचवां संधारित्र विकर्ण बी डी पर लगा है जिसको हम C5 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरह की जो आकृति होती है किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वर्ग का जो विकर्ण बी डी है ये एक पुल की तरह है, सेतु की तरह है, इसलिए ब्रिज शब्द यहां पे आया है सेतु के लिए। और व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आविष्कार किया था ये प्रमुख रूप से प्रतिरोधों के संयोजन के मामले में किया था। तो वहां पर जब हम प्रतिरोधों के बारे में पढ़ रहे होंगे अगले अध्याय में, तो इसका विस्तार से अध्ययन भी हम करेंगे। तो ये आकृति या ये परिपथ चूंकि व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था और इसका जो बनावट है वो एक पुल यानी सेतु, ब्रिज से मिलती हुई, इसलिए हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। संरचना आप इसकी देख रहे हैं कि चार जो वर्ग की भुजाएं हैं, चारों भुजाओं पर एक एक संधारित्र लगा है जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 और C4 हैं। और एक विकर्ण पर एक संधारित्र और लगा है जिसकी धारिता C5 है। अब इसकी क्या खासियत है कि इसमें अगर इनकी भुजाओं के जो संधारित्र लगे हैं तो संगत भुजाओं के अगर संधारित्रों के जो धारिताएं हैं उनका अनुपात यदि समान होता है तो उस स्थिति में यदि क्या होता है, इनमें जो इसकी भुजा C1 ए बी अनुपात बी सी यानी C1 अनुपात C2 बराबर हो किसके, C3 अनुपात C4, यानी जो संगत भुजाएं हैं उनके प्रतिरोधों के अनुपात यदि बराबर हैं तो अपने आप क्या होता है कि तो बिंदु बी और डी का विभव समान हो जाता है। बिंदु बी व डी का विभव समान हो जाता है। तो यहां पे हमें कंडीशन देखना है कि यदि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 हो तो बिंदु B और D का विभव समान हो जाता है। इस स्थिति में क्या होगा, जो भुजा BD है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और C5 जो है धारिता C5 प्रभावहीन हो जाती है, यानी उसको हम छोड़ सकते हैं।
तो यह है संधारित्रों का व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हमने देखा कि यदि संगत भुजाओं के धारिताओं का अनुपात समान है तो बिंदु बी और डी जो विकर्ण है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि विकर्ण के जो सिरे हैं बी और डी उनका विभव समान हो जाता है। और जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो परिपथ में धारिता C5 जो है ये प्रभावहीन हो जाती है, यानी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इससे हमें इस प्रकार के यदि कोई आंकिक प्रश्न आते हैं तो उनको करने में मदद मिलती है। तो ये था संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु। इसके बाद हम बात करते हैं कि संधारित्रों के कुछ प्रमुख उपयोग क्या हैं। तो देखिए, संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसके आकार में वृद्धि किए बिना हम उसकी धारिता अधिक प्राप्त करते हैं, यानी अधिक धारिता उसमें बनाई जाती है। उस अधिक धारिता का मतलब क्या है कि हम उसमें आवेश का अधिक मात्रा में संचय कर सकते हैं। तो पहला जो उपयोग संधारित्र का वो ये है कि यदि हमें कहीं आवेश का संचय करना हो तो आवेश के संचय में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। संधारित्र के माध्यम से हम अधिक आवेश का संचय कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है संधारित्र का। दूसरा, हम जानते हैं कि संधारित्र को जब आवेशित किया जाता है तो संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी संधारित्र में क्या है, ऊर्जा का भी संचय होता है। तो ऊर्जा के संचय में भी संधारित्र का उपयोग होता है। वैद्युत उपकरणों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे विद्युत मोटर है, आपकी प्रेरण भट्टी है, और भी बहुत सारे पंखे होते हैं। इन सब में क्या होता है, संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। एक संधारित्र का महत्वपूर्ण उपयोग है प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण में। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम बोलते हैं, उसके नियंत्रण में यानी उसके रेगुलेशन में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो विद्युत परिपथ हमारे होते हैं घरों में या व्यावसायिक क्षेत्रों में, उन परिपथों में भी संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। और एक अन्य उपयोग जो संधारित्र का है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है उनमें भी संधारित्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे परावैद्युत पदार्थ हैं, उनकी प्रकृति के लिए क्या किया जाता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच अलग अलग परावैद्युत पदार्थ रखे जाते हैं और तब इसकी धारिता पर या इसमें संचित ऊर्जा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो उसके आधार पर हम परावैद्युत प्रकार जो पदार्थ हैं उनकी प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ उपयोग देखे संधारित्रों के, क्या क्या है। आवेश के संचय में, संधारित्र के माध्यम से हम अधिक मात्रा में आवेश का संचय कर सकते हैं। ऊर्जा के संचय में, विद्युत उपकरणों में, प्रत्यावर्ती धारा के नियंत्रण में, विद्युत परिपथों में और वैज्ञानिक अध्ययनों में। तो ये हमारे संधारित्र के प्रमुख उपयोग थे। अब हम, क्योंकि यह अध्याय समाप्त हो गया है, इसलिए एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न इसमें लेंगे जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको समझने में भी हमारी मदद करेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 9 पिकोफैरेड है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हमने ज्ञात क्या करना है कि संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी
और दूसरी चीज है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो पहले जो सिचुएशन हमें दी गई है, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि उससे संबंधित फिगर यहां पर हम बनाएंगे। तो देखिए 3 संधारित्र हैं और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है और इनको जो सप्लाई दी गई है, जो स्रोत है, वो 120 वोल्ट का है। इनकी प्रत्येक की धारिता 9 पिको फैरेड है। तो ये जो हमें दिया है उसके आधार पे हमने एक चित्र यहां पर बना लिया। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर हमने तीनों संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब पहला जो हमने फाइंड आउट करना है, पहली जो गणना करनी है वो क्या है कि संयोजन की कुल धारिता कितनी है। तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में हम लिख सकते हैं कि चूंकि संधारित्र किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, व्युत्क्रम में जोड़ी जाती है। यानी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से 1/C की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 यानी 3/9, जिसको आप 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/C इज इक्वल टू कितना आया 1/3। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पिको फैरेड। तो इस प्रकार हमने जो पार्ट ए था इस क्वेश्चन का कि संयोजन की कुल धारिता कितनी है उसको ज्ञात किया। तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं, हम इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं कि संधारित्रों को जो तुल्य धारिता होती है वो उनकी तुल्य धारिता का जो रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, वो उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो उससे हमने इसकी धारिता ज्ञात कर ली। अब जो दूसरी बात यहां पे पूछी गई है बी पार्ट में कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो यहां पर देखिए तीनों संधारित्रों की धारिताएं समान हैं और विभव इनमें क्या है, टोटल विभव जो है इनके बीच का वो 120 वोल्ट है। तो इसका मतलब प्रत्येक संधारित्र पर पहले क्या होगा, चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े तो आवेश समान होगा। तो आवेश की अगर हम मात्रा निकालते हैं प्रत्येक संधारित्र पर तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद उसकी धारिता की गणना भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, बी पार्ट में हम कर सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है, या पहले प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, Q इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है C इंटू वी। C यहाँ पे संयोजन की धारिता जो C है 3 पिको फैरेड है, जिसको अगर हम फैरेड में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड आती है। तो हम यहाँ पे C का मान रख दें 3 इंटू 10⁻12 इंटू वी हमारा 120 वोल्ट है। तो ये हो गया हमारे पास 360 गुणा 10 की घात ऋण 12 या 3.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इतना आवेश प्रत्येक संधारित्र पर होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में इसलिए आवेश का मान क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होगा। इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव कितना होगा, अब V क्या होता है, V बराबर Q अपॉन C से। Q जो है वो हमारा है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 और C यानी प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 9 इंटू
10 की घात ऋण 12 फैरेड, क्योंकि 9 पिको फैरेड है जिसे हम फैरेड में क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड लिखेंगे। और इसको हम हल कर देंगे सॉल्व करके, तो 9 से 0.4 बार कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात ऋण 12 को जब हम अंश में लाएंगे तो 10 की घात 2 शेष बचेंगे, 10 की घात -10 को हटाने के बाद, तो 0.4 इंटू 10⁻², यानी इसको हम लिखते हैं 40 वोल्ट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि प्रत्येक जो संधारित्र होगा उस पर विभव का मान कितना होगा 40 वोल्ट हो जाएगा। ये प्रत्येक पे बराबर क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी समान है और उसकी धारिताएं भी सबकी क्या है 9 पिकोफैरेड है, इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होगा, जो कि कितना कितना होगा 40 वोल्ट होगा। तो इस तरह से एक हमने आंकिक प्रश्न किया। एक आंकिक प्रश्न हम आगे और देखते हैं, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि एक 12 पिकोफैरेड का संधारित्र 50 वोल्ट की सप्लाई से आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, C इज इक्वल टू 12 पिको फैरेड, इसको हम फैरेड में चेंज कर लेंगे, 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, और V दिया है कितना 50 वोल्ट। तो अब ऐसा कौन सा रिलेशन है जो संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए है और धारिता और विभवांतर के पदों में हो। इस पर अगर हम विचार करें तो हम जानते हैं कि संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है U इज इक्वल टू हाफ CV², धारिता और विभव के पदों में। तो इसको हम लिखते हैं हाफ इंटू सी की वैल्यू रखते हैं हम यहां पर 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू वी यानी 50 का स्क्वायर। ये 2 से 6 बार कट जाएगा 12, तो 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 इंटू 50। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 0 2 0, इससे 10 की घात ऋण 10 हो जाएगी, 5 में 25 छक्का 150, 150 गुणा 10 की घात ऋण 10, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻8। तो ये इतने क्या हो जाएगी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल होगी। तो इस तरह से अगर हमें धारिता और विभव दिया है तो हम संधारित्र की ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम देखते हैं कि निम्न संयोजनों के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यह संधारित्रों के संयोजन से संबंधित है। यहां पर हमें संधारित्रों का संयोजन दिया है और तुल्य धारिता इनके बीच की ज्ञात करनी है। तो ये चित्र आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में जो बना है, इसमें हमारे पास क्या है 1 3 और फिर एक और, यानी कुल 5 संधारित्र जोड़े गए हैं। इसमें जो 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हैं, ये संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसी पार्ट की धारिता को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसलिए इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, मान लो सी डैश से सपोज कीजिए, तो समांतर क्रम में हम जानते हैं कि संधारित्रों की धारिताएं सीधी सीधी जुड़ जाती हैं, तो 1 धन 1 धन 1 यानी 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी जगह पे 3 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र मान सकते हैं। बिंदु ए था 3 का, ये पहला था, इनके बदले भी 3 हो गया जो सी डैश वाला आ गया, और ये 3 का पहले से ही था 3 माइक्रोफैरेड
3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, और ये बिंदु बी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मान सकते हैं कि चूंकि 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए संयोजन की तुल्य धारिता क्या होगी, अब श्रेणी क्रम में धारिताएं जो जुड़ती हैं वो व्युत्क्रम के हिसाब से जुड़ती हैं, तो 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी 3/3 इज इक्वल टू 1। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो c इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कुल धारिता संयोजन की कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। तो आज के इस अध्याय में हमने कुछ आंकिक प्रश्न भी हल किए और कुछ चीजों को समझा कि संधारित्रों का व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और उसके ये संतुलन की स्थिति क्या होती है। हम कह सकते हैं कि यदि संगत भुजाओं के धारिताओं का अनुपात समान है तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। संधारित्रों के उपयोग हमने देखे और संधारित्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हमने हल किया। इनका अभ्यास आप स्वयं भी कर सकते हैं। ये जो आंकिक प्रश्न लिए गए हैं ये एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप इनका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।